एस्टेब्लिशमेंट में आता है आपका हायर लेवल, जैसे चेयरमैन, ठीक है, और डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या हम सीईओज जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट में आते हैं जिनके पास अपनी रणनीतियां होती हैं, अपनी रणनीतियां होती हैं, उस हिसाब से वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं और फिर वो बताते हैं उनसे नीचे परचेज मैनेजर को या प्रोडक्शन मैनेजर को कि उनको प्रोडक्शन किस हिसाब का चाहिए है, ठीक है। अब हम इस्टेब्लिशमेंट को अगर देखते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट में डिसीजंस कौन से होते हैं? इस्टेब्लिशमेंट में डिसीजंस होते हैं स्टूडेंट मेक और बाय डिसीजंस। फर्स्ट आता है मेक और बाय डिसीजंस, ठीक है। मेक और बाय डिसीजंस, मेक और बाय डिसीजन का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है? या तो हम खुद बनाएं या फिर हम खरीदें बना बनाया, ठीक है। तो मेक और बाय, मान लीजिए किसी मशीनरी का पार्ट जो है वो बार बार खराब हो रहा है, तो मेरे सामने दो ऑप्शंस होंगे, या तो वो उस मशीनरी का पार्ट में बनाने लगूंगा, अगर मैं नहीं भी बनाता हूं तो फिर मैं क्या करूंगा, उसको मार्केट से परचेज करूंगा, बाय करूंगा। सो मेक और बाय डिसीजंस। सेकंड आता है चेंज ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, चेंज ऑफ प्रोडक्ट, चेंज ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। चेंज ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स? प्रोडक्ट मिक्स में अगर हमने बात करते हैं तो जैसे रॉ मटेरियल आ गया, कौन सा रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, कितना मनी कैपिटल यूज कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो प्रोडक्ट मिक्स मनी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस परचेज मैनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इज द प्रॉब्लम अराइजेस बिटवीन द एंगेजमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करते समय हमको कई सप्लायर से माल खरीदना होता है, ठीक है, कई जगह हमारे कंपोनेंट्स हमको खरीदने होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमको प्रोडक्ट मिक्स में क्या चेंजेस करने हैं। अल्टीमेटली ये क्या है, ये भी एक एस्टेब्लिशमेंट का एक डिसीजन है कि वो क्या डिसीजन लेता है कि किस हिसाब से उसके पास कितनी कैपिटल है। ये किसी भी हायर अथॉरिटीज को पता होता है किसी भी संस्था की वित्तीय हालत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड डिसीजंस जो होंगे वो कौन लेगा, हायर लेवल लेगा। थर्ड आता है आपका प्राइसिंग। प्राइसिंग, अब आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग का नेचर क्या है? आज की डेट में प्राइसिंग जो है वो कॉम्पिटिटिव हो गई है, ठीक है, प्रतिद्वंदता बढ़ गई है, ठीक है। प्रतिद्वंदता बढ़ गई है जिसके कारण आप क्या करते हो, सेलिंग प्राइस को बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, पर आपको कॉस्ट प्राइस को कंट्रोल में रखना है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, प्राइसिंग को उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करते हो कि जो आपकी प्राइसिंग जो है वो मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहे, क्योंकि अगर आपने प्राइसिंग बढ़ा दी है तो प्राइसिंग बढ़ाने से या सेलिंग प्राइस बढ़ाने से क्या होगा, आपकी सेल्स डाउन होगी, सेल्स डाउन होगी तो अल्टीमेटली सब पर इसका असर पड़ेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम प्राइस, डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम प्राइस, ठीक है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम प्राइस का क्या मतलब होता है, डिटरमाइन करना, बताना, उसको खोजना कि हमारी मिनिमम प्राइस क्या रहेगी। जिस मिनिमम प्राइस से नीचे हम अगर जाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना प्राइस को डिटरमाइन करेंगे कि भाई इतना तो हम अपना प्राइस रखेंगे ही रखेंगे, सेलिंग प्राइस, ठीक है। आफ्टर ऑल ये भी स्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड क्यों है? ये प्रश्न आता है कि मिनिमम प्राइस जो है वो
एस्टेब्लिशमेंट डिसीजन में क्यों आता है? क्योंकि देखो जो हायर लेवल अथॉरिटीज होती हैं, जब हम अगर डायरेक्टर की बात करते हैं या सीईओ की बात करते हैं, तो उनको पता होता है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का क्या है। किसी भी संस्था के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, मार्केट शेयर को गेन करना, लार्जेस्ट प्रोडक्शन हाउस बनना, ठीक है, या तो मैं प्रोडक्शन में, उत्पादन में अपना नाम करना चाहता हूँ, ठीक है, नंबर 1 पोजीशन में रहना चाहता हूँ। सो ये भी डिसीजन क्या लेगा, ये डिसीजन भी हमारा स्टेब्लिशमेंट का होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस बिफोर द टोटल कॉस्ट, बिफोर द टोटल कॉस्ट, ये जो पॉइंट है ये बिफोर द टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट में भी जो ओनर होते हैं या जो चेयरमैन, डायरेक्टर, सीईओ होते हैं, तो उनको पता होता है कि बिफोर द टोटल कॉस्ट मतलब प्राइस हमारी क्या रहेगी, वो टोटल लागत जो आ रही है, ठीक है। एक तो हो गई हमारी प्रोडक्शन की लागत दूसरी हमारी लागत कौन सी होती है? डिस्ट्रीब्यूशन की लागत, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन की, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहते हैं, तो बिफोर द टोटल कॉस्ट, तो उनको पता होता है कि उनकी कॉस्ट बेयरिंग प्रोडक्ट के ऊपर कितनी आ रही है अल्टीमेटली, ठीक है। ये लोअर स्टाफ को नहीं पता होता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बिफोर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस बिफोर द टोटल कॉस्ट, कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सप्लोरिंग 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 द न्यू मार्केट्स, ठीक है। एक्सप्लोरिंग द न्यू मार्केट्स, एक्सप्लोरिंग द न्यू मार्केट्स का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोर करना। देखो हमने क्या देखा था, हमने क्या पढ़ा था कि एक होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि जब प्रोडक्ट नया होता है तो वो मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। लोग उसके एडवर्टीजमेंट के द्वारा उस प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू करते हैं। फिर क्या होता है? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, प्रोडक्ट की सेल्स की ग्रोथ होती है, हम एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चे कम करते हैं और हमारे रेवेन्यूज बढ़ते हैं। मेच्योरिटी में क्या होता है कि मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, न्यू ब्रांड्स आ जाते हैं। न्यू ब्रांड्स क्या करते हैं कि आपके सामने कंपटीशन प्रस्तुत करते हैं, तो आप उस प्राइस के अंदर सस्टेन, उस कॉस्ट के अंदर जी सर्वाइव कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है। अल्टीमेटली इसके बाद आती है आपके पास डिक्लाइन। डिक्लाइन में क्या होता है? डिक्लाइन में क्या होता है कि हमारे जो जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उसके प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर यूज करने लगते हैं, तो हमारी सेल्स जो होती है वो बिल्कुल बेटा डाउन होने लगती है। सो एक्सप्लोरिंग द न्यू मार्केट्स, अब हमको क्या करना होता है? रणनीति, हमने बिजनेस ओपन करा, बंद करने के लिए तो ओपन किया नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि उस मार्केट से दूसरे मार्केट के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया इस समय बहुत डिफेंस के या रक्षा के खरीदी कर रही है। जैसे हम राफेल की बात करें तो राफेल हमने पहले भी खरीदे, राफेल अभी भी खरीद रहे हैं। राफेल फ्रांस में आउटडेटेड हो चुके हैं 5th जनरेशन पर, हम उसको परचेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो एक्सप्लोरिंग द न्यू मार्केट्स, ठीक है। अभी यूरोपियन यूनियन हमारे यहाँ आया था, इंडिया में कई समझौते करके गया है, या यूएस हमारे यहाँ पोल्ट्री में, कृषि में नए नए आयाम, नए बिजनेस ऑप्शंस लेकर आ रहा है। तो एक्सप्लोरिंग द न्यू मार्केट्स, अगर आप न्यू मार्केट में, नए बाजार में एंटर करते हो, तो अगेन नए मार्केट के लिए क्या होगा कि जैसे यूएस का अगर बटर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, मेड इन यूएसए, सो आई विल गोइंग टू परचेज इट, तो मैं उसको खरीदूंगा, ठीक है। तो एक्सप्लोरिंग द न्यू मार्केट, ये डिसीजन भी कौन लेगा? ये डिसीजन भी, क्योंकि कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, कॉस्ट इंकर्ड होगी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री सामान जाएगा, तो यहाँ पर एक्सप्लोरिंग द न्यू मार्केट्स, तो ये भी डिसीजन एस्टेब्लिशमेंट का डिसीजन ही होता है। शट डाउन डिसीजंस, शट डाउन, शट डाउन,
शट डाउन डिसीजंस। शट डाउन डिसीजंस, शट डाउन डिसीजंस क्या होती है? शट डाउन का मतलब होता है कि देखो, अगर फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम चल रही है, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम चल रही है, सैलरीज को और वेजेस को लेकर, और कॉस्ट, सैलरीज क्या होती है? कॉस्ट होती है। वेजेस क्या होती है? तनख्वाह क्या होती है? कॉस्ट होती है। ठीक है। तो उसके कारण स्ट्राइक्स हो रही हैं अगर फैक्ट्री के अंदर, तो मार्क क्या होता है? अगर जो टॉप लेवल मैनेजर है वो क्या बोलेगा कि मैं वर्कर्स की क्या कहते हैं, वर्कर्स की बात नहीं मानूंगा और मैं वेजेस नहीं दूंगा ज्यादा। वर्कर्स क्या होगा? वो छोड़ के चले जाएंगे। जब वर्कर्स छोड़ के चले जाएंगे तो हमारी फैक्ट्री क्या होगी? शट डाउन हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्लोज। ठीक है। बड़ी बेकार स्थिति होती है ये शट डाउन डिसीजंस। परमानेंट क्लोजर ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है। अब आता है इसमें ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस। नाउ व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस? क्या होता है ब्रेक इवन एनालिसिस? का मतलब होता है एक ऐसे डिसीजन को लेना, एक ऐसे डिसीजन को मानना जहां पे हमारा, एक ऐसे पॉइंट को निकालना जहां पर हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस। वेंटिलेटर वाली स्थिति होती है, आईसीयू वाली स्थिति होती है फैक्ट्री फैक्ट्री के लिए, राइट? तो नो प्रॉफिट नो लॉस, हमारे यहाँ प्रॉफिट, हम प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर रहे हैं पा रहे हैं, पर हम लॉस में भी नहीं है। ठीक है। सो अब आपके मतलब होगा कि फिर हम कैसे जनरेट, फिर हम फैक्ट्री कैसे चला रहे हैं, हम फिर इंडस्ट्री कैसे चला रहे हैं, है ना? तो ये एक क्वेश्चन आएगा। देखो क्या होता है, मैंने सोचा था कि मैं टोटल सेल्स के 30% को प्रॉफिट मानूंगा। अब आ रहा है मेरे पास 10% या 5%। ठीक है। सो अल्टीमेट क्या हुआ कि 30% मेरा एक्सपेक्टेड था, 30% नहीं आया, 10% आ रहा है, 5% आ रहा है। मार्केट में कंजम्पशन हो रहा है आपके प्रोडक्ट का, मार्केट में लोग यूज कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को। सो आपके पास कहीं ना कहीं से कैश आ रहा है और वो रोटेशन आपकी चल रही है। सो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है। सो ये डिसीजंस भी क्या होते हैं? ये डिसीजंस आपके कौन लेता है बच्चों? ये डिसीजंस भी आपके एस्टेब्लिशमेंट ही लेता है कि मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर बिजनेस चलाना है कि नहीं चलाना है। देखो, सम अप करते हैं। मैं जैसे आपको बताया कि दो तरह के डिसीजंस हैं, एक तो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस कॉस्ट के डिसीजन, और एक होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में वो एस्टेब्लिशमेंट का ही पूछा जाएगा। ठीक है। अब आप बोलोगे, जैसे हमने बोला मैनेज, जो ऑपरेटिंग होता है, ऑपरेटिंग जहाँ पर फ्लोर होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जहाँ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तो आफ्टर ऑल बिजनेस बॉस इज ऑलवेज राइट वाला कॉन्सेप्ट है। इफ बॉस इज नॉट राइट फर्स्ट रूल अप्लाई। ठीक है। तो हमने क्या बोला कि आपके जो स्टैब्लिशमेंट के डिसीजंस हैं, रणनीतिकार जो होते हैं, वो रणनीतिकार कौन होते हैं? रणनीतिकार जो होते हैं, जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो कभी वर्कर्स नहीं होते हैं, वो टॉप लेवल मैनेजर होता है जो अपने बिजनेस के लिए डिसीजंस बनाता है। ठीक है। सो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने जो आठों पॉइंट्स कवर करे हैं, वो आठों पॉइंट किसके हैं? एस्टेब्लिशमेंट के। और स्टैब्लिशिंग डिसीजन या स्टैब्लिशमेंट डिसीजन हमारा कौन लेता है? राइटली सीईओ, चेयरमैन या डायरेक्टर, है ना? अदर कॉस्ट कंसिडरेशन। अब और कौन सी कॉस्ट होती है? अदर कॉस्ट कंसिडरेशन। अदर कॉस्ट कंसिडरेशन। अदर कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट होती है?
फिक्स्ड कॉस्ट बर्डन, फिक्स्ड कॉस्ट बर्डन। देखो फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि आपको देनी ही है, ठीक है। जैसे बिजली का बिल, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट में जहां प्रोडक्शन हो रहा है, हमने क्या देखा, फिक्स्ड कॉस्ट है वहां पर, मतलब उतनी कॉस्ट तो उतना बिजली का मिनिमम बिल आपको उतना तो पे करना ही है। वेजेस, ठीक है, तो उतने वेजेस, मिनिमम वेजेस जो है अभी फैक्ट्री एक्ट में बदलाव हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्कर्स के लिए क्या कर रही है, वर्कर्स के लिए फिक्स्ड वेज रेट निकाल कर ले आ रही है कि कोई भी फैक्ट्री में किसी भी वर्कर को मिनिमम इतना आपको वेजेस देने ही हैं। फिर आता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब हम देखते हैं अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, ठीक है। आप भी जब जॉब करने जाएंगे, आपको सिर्फ जब आप एमबीए कर लेंगे, ठीक है, तो जो मैंने पहले भी बताया, मैं प्लेसमेंट्स भी देखता हूँ, तो शुरू के 6 महीने या साल भर आपको स्टेब्लिश होने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी उसके बाद क्या होता है, जब आप एक्सपीरियंस ले लेते हो, आप मार्केट में आते हो, आप दूसरे ऑफिस, आप अपने ऑफिस, दूसरे ऑफिस में जॉब करने के लिए जाते हो स्टूडेंट, तो क्या होता है कि वहां आपके सोर्सेस बनना शुरू हो जाते हैं, वहां आपको वैकेंसीज पता होना शुरू हो जाती है, ठीक है, आपको काम करने का तरीका, लहजा पता चल जाता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि मान लो प्रोडक्शन में भी अगर मैं कोई, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट या टेंडर आया है, सो मैं अगर उसको फुलफिल नहीं करता हूं तो मेरे को कितना लॉस होगा, ठीक है। ये भी डिसीजन क्या है, एस्टेब्लिशमेंट का ही डिसीजन है। एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो वो एग्रीमेंट, टॉप लेवल मैनेजर जो होते हैं, सीईओ डायरेक्टर्स, वो चाहें तो उस एग्रीमेंट पर या उस कॉन्ट्रैक्ट पर फोकस हो, या फिर उस पर फोकस ना हो, ठीक है। नॉन कॉस्ट कंसिडरेशन, नॉन कॉस्ट कंसिडरेशन, ऐसे कौन से नॉन कॉस्ट कंसिडरेशन, नॉन कॉस्ट कंसिडरेशन। अब नॉन कॉस्ट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कुछ कैसी ऐसी कॉस्ट होती हैं जिनको हमको बियर करना ही है, अगर हम उनको बियर नहीं करेंगे, अगर हम उनका भार नहीं उठाएंगे, तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक पाएगा, ठीक है। जैसे हमको कोई सर्टिफिकेशन लेना है आईएसओ का, ठीक है, एफएसएसएआई का लेना है, एगमार्क का लेना है, आईएसआई का लेना है, हमारे पास क्या होता है कि हमको वो सर्टिफिकेशन के लिए उतनी कॉस्ट को बियर करना ही पड़ता है, ठीक है। नॉन कॉस्ट कंसिडरेशन, इसका पहला पॉइंट आता है क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी स्टूडेंट क्या होता है, क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता, ठीक है। अब गुणवत्ता किस पे डिपेंड करती है, क्वालिटी के ऊपर भी, जैसे आप इंटरव्यू में भी जाओगे तो आपसे लोग पूछेंगे कि आपने क्वालिटी के बारे में आप क्या मानते हो, क्या सोचते हो क्वालिटी के बारे में, तो क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता। गुणवत्ता किसकी टर्म्स में होती है, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, ठीक है। आप अगर क्वालिटी बढ़ाओगे तो आप क्या करोगे, रिसर्च करोगे, डेवलपमेंट करोगे, प्राइसिंग आपकी जो है, वो लागत जो है, वो गुणवत्ता अगर बढ़ती है तो लागत भी बढ़ती है आपकी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि नॉन कॉस्ट कंसिडरेशन, यहाँ पर क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो हम फिर प्राइसिंग को नहीं देखते हैं, ठीक है। आईफोन और लावा का मोबाइल कभी बराबर नहीं हो सकता, आईफोन की कॉस्ट है तो उसके फीचर्स भी हैं, राइट। या वीवो या सैमसंग का कोई कंपैरिजन नहीं है आईफोन के साथ। तो आईफोन की प्राइसिंग ज्यादा है क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अनइमेजिनेबल है। क्वालिटी जो किस पर डिपेंड करती है, क्वालिटी डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर। रेगुलरिटी ऑफ सप्लाई,
रेगुलरिटी ऑफ सप्लाई, रेगुलरिटी ऑफ सप्लाई। रेगुलरिटी ऑफ सप्लाई का क्या मतलब है? रेगुलरिटी ऑफ सप्लाई का मतलब है कि मेरा प्रोडक्शन चलता रहे, प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल रहे। सो रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कॉस्ट को नहीं देखूंगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार अभी जैसे मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया है, तो मैं जानता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन, मैंने जैसे पहली क्लासेस में भी पढ़ाया, हम बहुत इजीली देख लेते हैं। हम गए, हमने दुकान पर जाके कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड करी, तो हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। पर स्टूडेंट क्या है, प्रोडक्ट मार्केट में तब अवेलेबल होता है कि जब उसके पीछे पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट काम करती है, ठीक है। फैक्ट्री आउटलेट से रिटेलर तक प्रोडक्ट पहुंचेगा कैसे? आपने प्रोडक्शन करना ही उद्देश्य नहीं है, वो तो है ही है। उसके साथ साथ हमारा उद्देश्य क्या है? रिटेलर के पास हमारे प्रोडक्ट का पहुंचना। सो रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए, अच्छा क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, आप ट्रांसपोर्ट ओनर जो है वो आपको बार्गेन करेगा। कैसे बार्गेन करेगा? कि वो बोलेगा कि नहीं, मेरी प्राइसिंग बढ़ाओ तभी मैं आपका माल लेकर जाऊंगा। अब आपके सामने क्या है, आप उस समय प्राइसिंग को ज्यादा महत्व नहीं दोगे। आप क्या करोगे, उसको बार्गेन या आपकी जो भी नेगोशिएशन होती है आप उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो रेगुलरिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई मेरी बनी रहे उसके लिए मैं प्राइसिंग को नहीं देखूंगा। फिर आता है एक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन इन डिमांड, फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड, फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड, फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड, मांग और पूर्ति का नियम, ठीक है। इसी से, इसी पर डिपेंड क्या करता है पूरा आपका अर्थशास्त्र, पूरा आपका बिजनेस वर्ल्ड। मांग और पूर्ति, डिमांड और मांग, और सप्लाई मतलब पूर्ति। तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर पूरा का पूरा मार्केट डिपेंडेंट है, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड, डिमांड जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपकी क्या होगा, सेल्स में डिफरेंस आएगा, ठीक। सो हमको उस समय फ्लक्चुएशन को झेलते हुए अपने प्रोडक्शन को भी रखना है, और डिमांड को भी मार्केट में क्रिएट करते बने रहने के लिए हमको सप्लाई भी टाइमली करना है। रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर, रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर, ठीक है। मैंने फैक्ट्री खोली है, इंडस्ट्री खोली है, तो बच्चों क्या होगा, फैक्ट्री में मुझे कई कई सप्लायर से डील करना पड़ेगा। कुछ उसमें सप्लायर्स लंबे समय तक मेरे से जुड़े होंगे, कुछ सप्लायर्स मेरे पास नए आकर जुड़ेंगे। तो मुझे उनकी रिलायबिलिटी, उनके विश्वास, उनकी देखना है कि वो अपनी क्वालिटी पर कितने खरे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई सप्लायर मेरे साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ है और लंबे समय से वो मुझे क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उस सप्लायर को साथ नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि देखो, रॉ मटेरियल जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, फिनिश प्रोडक्ट, बना हुआ प्रोडक्ट या उत्पाद भी उतनी अच्छी क्वालिटी का होगा। सो रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर, सप्लायर हमको अगर बहुत मजबूती से क्वालिटी सप्लाई कर रहा है रॉ मटेरियल की, भले ही उसने प्राइस थोड़े से बढ़ा लिए, कॉस्ट थोड़ी सी हमारी बढ़ गई है प्रोडक्शन की, पर मैं क्या करूंगा, मैं उस सप्लायर के साथ ही जाना चाहूंगा, ठीक है। सो क्वालिटी, रेगुलरिटी ऑफ सप्लाई, फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड और रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में वो आपसे पूछेंगे एमबीए में कि बताइए कौन से ऐसे जगह पर आप कॉस्ट के साथ समझौता नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द कॉस्ट, ठीक है। तो आपको कौन से लिखना है, क्वालिटी आ गया, रेगुलरिटी आ गया, फ्लक्चुएशन आ गया, रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर आ गया, ठीक है। और भी बहुत सारे छोटे पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ट्रेनिंग करी, ट्रेनिंग भी क्या है, मैंने वर्कर्स को ट्रेनिंग दी नए प्रोडक्ट्स के बारे में, तो ट्रेनिंग की भी अपनी कॉस्ट होगी। जब उसकी कॉस्ट बियर होगी तो आपके प्राइस थोड़े से बढ़ेंगे आके, ठीक है। और
अब आपने अगर मशीन्स नई मशीन्स हाईटेक मशीन्स को यूज करना शुरू करा है, तो ये वाले पॉइंट्स आपको वहां पर मेंशन करने पड़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं तक समाप्त होता है। कल फिर हम मिलते हैं नए यूनिट 5 के किसी और टॉपिक के साथ।